प्रोग्राम टाइमलाइन से गड असद मुमताज़। नाज़रीन, सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी जा 5 साल बतौर सदर अज रात 12 वगे पूरा थींदा। सदर आरिफ अलवी आसिफ अली ज़रदारी और ममनून हुसैन का 5 साल पूरा कंदड़ सदर में शामिल है। सदर आरिफ अलवी के 5 सालन दौरान केतरा ही तकरारी मामला पिण आया। सदर आरिफ अलवी जैसे PTI की हुकूमत हुई तो उन वक्त की अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाई हुई तो सदर आरिफ अलवी ऐवान सदर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तौर हलाए पियो। पार्लियामेंट जो ये कम है वो हाँ ऐवान सदर में वरतो पे वे। उन अस ॾिठोसीं तो जैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म थियण वारो वक्त हो तो उन वक्त असेंबली टोड़ वारो मामलो हो वो पिण हिकिड़ो तकरारी हो। सदर के उन फैसले के आइनी माहिरन गलत साबित करार दिनो हो। उन भी सदर केतरा ही दफ़ा तकरारी फैसलन में शामिल रहो है। मिसाल शहबाज शरीफ के ओथ न खणाइण, शहबाज शरीफ की उन वक्त की एडवाइस से गवर्नर पंजाब के न हटाइण, आखिरी टाइम में बिल्कुल आखिरी ॾींहंनि में सीक्रेट एक्ट वारे मामले ते पिण सदर वारो जो फैसलो हो वो पिण तकरारी थियो। हलंदे हलंदे सदर चूंडुनि की तारीख़ ॾियण वारे मामले ते पिण सदर जो मौक़िफ़ हो उनके आइनी माहिरन दुरुस्त न करार दिनो हो। तो इन मामले ते असां ॻाल्हाईंदासीं तो सदर आरिफ अलवी जा पूरा 5 साल कीअं रहा। हींअर जैसे सदर आरिफ अलवी के रुख़सत वारो टाइम अची पे तो उनखां भी सदर अगर पंहिंजो कम जारी रखंदो तो उनकी आइनी पोजीशन कहिड़ी हूंदी, नए सदर के लिए चूंड वारो मामलो कीअं बीहंदो। इन तमाम मामलों ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन किया है मुल्क जो मुमताज़ तजिए निगार कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। उन गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो नाले वारो कानूनदान और सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब। असांखे जॉइन कंदो कॉलमिस्ट तजिए निगार जनाब डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब। सलमान आबिद साहब, सर आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कैसे रहे 5 साल सदर आरिफ अलवी के? आपने बतौर एक तजिए निगार, एक कॉलमिस्ट, एक पाकिस्तानी शहरी के हवाले में बतौर कैसे देखे उनके 5 साल से? देखिए, डॉक्टर आरिफ अलवी का बतौर सदर 5 साल कोई बहुत आइडियल दौर नहीं है जी, यानी इसको कोई मिसाली दौर नहीं कहा जा सकता जी। बदकिस्मती यह है कि हमने सदर का जो ओहदा है, जिसको हम कहते हैं कि ये गैर जानिबदाराना पोजीशन है जी, उसको पार्टीजन बना दिया है। वो ममनून हुसैन हो, रफीक तारड़ हो, आसिफ अली जरदारी हो, डॉक्टर आरिफ अलवी हो या कोई और हो, सब लोग गैर जानिबदार तो नहीं रहते, ये जानिबदार सदर बन जाते हैं जी, और अपनी अपनी पार्टियों के तर्जुमान के तौर पर ऑपरेट करते हैं। और हमारे मुल्क में क्योंकि सदर के मुकाबले में या पार्टियों के अंदर जो है वजीर आजम पार्टी का सरबरा होता है वो बहुत मजबूत होता है, तो सदर के पास कोई ज्यादा चॉइसेस नहीं होती कि वो अपनी पार्टी के सरबरा यानी वजीर आजम के हुक्म से हुक्म अदूली कर सके। इसलिए जो भी सदूर आए हैं उनमें उन्होंने ज्यादातर वही काम किए, रफीक तारड़ साहब ने, ममनून हुसैन साहब ने, आरिफ अलवी साहब ने, जो उनकी हुकूमतें कहती रही। जबकि आसिफ अली जरदारी तो खुद पार्टी के सरबरा थे, इसलिए वो सदर के मनसब पे बैठ के भी वही काम करते थे जो उनकी पार्टी को सूट करता था। तो मेरा ख्याल है कि हमने सदर का जो ओहदा है उसका बकायदा, जिसे कहते हैं कि खुद ही उसको कमजोर करके बना दिया है, एक पपेट करके बना दिया है। और फिर वो जो आपने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन जाती है, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के जरिए जो लेजिस्लेशन होती है वो है, और वो पार्शल जो उनका पोजीशन है वो भी मेंटेन नहीं रह पाता। यानी बहुत से मसाइल है हमारे रियासती निजाम के अंदर, और उसमें हमने सदर का जो ओहदा है उसको भी इसी तरीके से बना दिया है जिस तरह से हम बाकी सियासत या बाकी जमहूरियत का निजाम चला रहे हैं। तो सलमान आबिद साहब, आप नहीं समझते कि कोई कंपैरिजन अगर किया जाए, मिसाल आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने अपने अख्तियारात पार्लियामेंट को दिए, 18वीं तरमीम दी, 52(2)B जो है उन्होंने ख़त्म किया, और भी बाकी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने अख्तियार पार्लियामेंट को दिए। सदर आरिफ अलवी, आसिफ अली जरदारी और ममनून हुसैन, ये जो 3 प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने अपना मुद्दा पूरा किया है, तो कोई कंपैरिजन हो सकता है इन तीनों के बीच में सर? देखिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई 20वीं, 21वीं, 22वीं तरमीम करनी थी, जो जिन लोगों के आपने नाम लिया है। आसिफ अली जरदारी साहब को ये क्रेडिट जरूर जाएगा कि उनके दौर में 18वीं तरमीम हुई है और उन्होंने वफाक से कुछ पावर्स जो है वो सूबों को दिए है। अब आप यही देख लें कि वही आसिफ अली जरदारी है और वही पीपल्स पार्टी है जो उन्होंने मरकज से इख्तियारात सूबों को दिए। अब उन्हीं की पीपल्स पार्टी है, वो अपने ही सूबे में बैठ के मुकामी हुकूमतों के निजाम को कमजोर करने का खेल खेल रही है। और 18वीं तरमीम के तहत जिस तरह से सूबे बाख्तियार हुए हैं, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट को बाख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप चाहें तो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस उठा ले सिंध का और उसके ऊपर डिस्कशन कर लें और देख लेंगे कि वो 18वीं तरमीम की रूह के ऐन मुताबिक है या इसके अंदर तमाम तर इख्तियारात का मुंबा जो है वो हमने सूबाई हुकूमतों को बना दिया है। देखिए, हमारे यहाँ तो जो पावर पॉलिटिक्स है ना जी,
खेल पावर पॉलिटिक्स के दरमियान चलता है। ये कोई सियासत जो है हमारे यहाँ कोई जमहूरियत की बुनियाद के ऊपर, आइन की बालादस्ती की बुनियाद। जी जी सलमान साहब, तरमीम हुई है, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया था। अब अगरचे एस्टैब्लिशमेंट के लोग उससे नाला है और 18वीं तरमीम के नतीजे में भी वो सम्राट तो नहीं हम समेटे जा सके जो हम पाकिस्तान में समेटना चाहते थे 18वीं तरमीम के बाद। अब आप देख लीजिए पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के हालात है वो देख लीजिए। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद वफाक के मुकाबले में सूबे ज्यादा बाख्तियार थे और सूबों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है गवर्नेंस के निजाम की शफाफियत के हवाले से। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि सूबों की गवर्नेंस कहां खड़ी है और 18वीं तरमीम कहां खड़ी है और जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो भी नाला नजर आती है। तो सलमान अभी साहब, एक तो मैं फिर दोबारा आऊँगा आरिफ अलवी के जो 5 साल रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाज़ ऐसे मुल्क हैं जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वहाँ पे जो सदर है वो एक तो किसी सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं होता। पहली चॉइस ये होती है कि कोई प्रोफेसर हो, कोई राइटर हो, कोई नॉन कंट्रोवर्शियल शख्स हो, उसको प्रेसिडेंट बनाया जाए। ये रिवायत यहाँ पर क्यों नहीं है सर? हमारे मुल्क में ऐसे क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे यहाँ तो खानदानी जमहूरियत है ना जी। हम तो हर ओहदा जो है वो अपने खानदान के अंदर या अपने दोस्तों के अंदर या अपने रिश्तेदारों के अंदर बांटना चाहते हैं और ऐसा सदर लाना चाहते हैं जो पपिट हो और वो प्राइम मिनिस्टर के कहने के मुताबिक चले जैसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसीलिए आप देख लीजिए नवाज शरीफ ने जिन सदर का इंतखाब किया या पीपल्स पार्टी ने खुद आसिफ अली जरदारी का इंतखाब कर लिया या पीटीआई ने आरिफ अलवी का इंतखाब कर लिया। अब मसला ये नहीं है कि ये लोग कोई बुरे लोग थे, सब लोग अच्छे हैं, जो बड़े सियासी लोग हैं, समझ बूझ रखते हैं, लेकिन जब वो सदर के मनसब पे आते हैं तो उनके पास तो कोई चॉइस नहीं है कि वो अपनी पार्टी फैसलों से इनराफ कर सके। यही वजह है कि हमने वो दुनिया के जो तजर्बे हैं, जैसे अभी आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी है, उससे सीखा सूखा तो कुछ नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि ये सारे ओहदे जो है, यानी मुल्क का चीफ जस्टिस हो तो वो भी हमारी मर्जी का हो, हमारे मुल्क का सदर हो वो भी हमारी मर्जी का हो, आईजी हो सूबे का वो भी हमारी मर्जी का हो, चीफ सेक्रेटरी हो वो भी हमारी मर्जी का हो, पार्टी के गुजरा हो वो भी हमारी मर्जी के हो, बल्कि आर्मी चीफ भी हमारी मर्जी का लगे। हम तो इस तरह का खेल खेलने वाले लोग हैं सर, हमारा जमहूरियत वगैरह से क्या ताल्लुक है। ठीक कह रहे हैं आप सलमान अभी साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, मुल्क के नामवर राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे देखा आपने सदर आरिफ अलवी को बतौर 5 साल बतौर सदर के? कहाँ कहाँ आपको लगा कि सदर का जो मनसब है वो कंट्रोवर्शियल बन चुका है और वो पीटीआई के कारकुन और पीटीआई के अहदेदार ज़्यादा आपको लगे और सदर कम लगे? देखिए, आरिफ अलवी का बैकग्राउंड इस्लामी जमात तलबा का और जमात इस्लामी का है। उन्होंने अयूब खान के खिलाफ तहरीक में हिस्सा भी लिया था जब वो लाहौर में पढ़ते थे, और एक सियासी कारकुन का है, एक मंजे हुए सियासी कारकुन का। मगर वो सदर बने तो वो जो उनकी पॉलिटिकल वर्कर वाली जो खुसूसियत थी वो ऐवान सदर में कहीं खो गई और वो फौज के और इमरान खान के असीर हो गए। यही वजह है कि पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज ईसा केस में उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास किया। उसूलन तो उस फैसले की और उसमें लिखा कि उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया था। सदर साहब को चाहिए था कि उस फैसले के बाद मुस्तफी हो जाते, तो उसके बाद भी वो मुस्तकिल उसी पे चलते रहे। उसके बाद जब तहरीक-ए-एतमाद पेश हुई, जो तो इमरान खान ने जिस तरह असेंबली को तोड़ने की एडवाइस दी उन्होंने कबूल कर ली, वो इंतहाई अफसोसनाक थी। उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जी। उसके बाद वो मुस्तकिल उन्होंने पार्लियामेंट के बनाए हुए बिलों को पास मुस्तरद किया, हत्ता के तालीम से मुतालिक जो बिल थे, खासतौर पे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो बिल है जिसमें उसको एक यूनिवर्सिटी की शक्ल हासिल हो जाती, और एक हायर एजुकेशन कमीशन का बिल उसे भी वापस कर दिया ताकि अपने दोस्त जो है चैम्बर के उनके मफादात की तस्कीन कर सके। उसके बाद उन्होंने जो फौजियों का बिल था उस पर टेक्निकल खेल खेला कि वैसे तो हर काम, मैंने देखा आरिफ अलवी साहब को हर काम तहरीरी तौर पे करते हैं, कानून के मुताबिक लिखते, उसमें उन्होंने मिलिट्री एक्ट और वो दूसरा कानून था, इसको बगैर किसी कमेंट के वापस कर दिया, बाद में कह दिया कि मैंने तो मना कर दिया था। इसका मतलब है वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो उनका वो एक जमहूरी सिंबॉलिक जो सदर होने चाहिए थे, जो 1973 के आइन के तहत जैसे फजले इलाही चौधरी थे, वो उस मनसब पे पूरे ना उतर सके। ये पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए इतनी अभी मायूस कुन बात है कि वो सियासी कारकुन है, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा तवक्कात थी।
तो डॉक्टर साहब आपको कोई अच्छे काम भी उनके लगे? आप तो कह रहे हैं कि वो उसका पूरा टेन्योर कंट्रोवर्शियल था, कोई अच्छे काम, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जिसमें जमहूरियत को, मुल्क को, सियासत को फायदा हो? एक काम किया कि मुतअस्सिब के खिलाफ फैसले दिए, कुछ आम लोगों के मामलात पे फैसले दिए जिसपे मुख्तलिफ वजारतें वाजबात नहीं कर रही थी। तो इस तरह के काम तो किए उन्होंने। मजमूई तौर पे जो इदारा जाती मामलात हैं उसमें उनका रवैया खासा मायूस कुन रहा। तो जो हालात थे डॉक्टर साहब, आप नहीं समझते कि अगर कोई और भी प्रेसिडेंट होता, किसी और को भी अगर बिठाया जाता तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, तो वो वही काम करता, वही ऑर्डिनेंस जिस तरह से आरिफ अलवी निकाल रहे हैं, अगला बंदा भी वही काम करता? या आप समझते हैं कोई फ़र्क आता सर? देखिए वही काम करता, मगर मैंने कहा ना कि आरिफ अलवी बुनियादी तौर पे सियासी कारकुन है, ग्रास रूट लेवल से डेवलप हुए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है, कराची की सड़कों पर एहतजाज में शरीक रहे, तो उनसे तो हमें तवक्का हो सकती थी कि वो एक जमहूरी किरदार अदा करेंगे, मगर उन्होंने नहीं किया। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। सलमान आबिद साहब, अब सदर आरिफ अलवी के दो हिस्सों में अगर तकसीम करें हम उनको, एक तो उनका वो टेन्योर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में था और PTI चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे और सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो प्रेसिडेंट थे, और दूसरा शहबाज शरीफ की हुकूमत में। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में आपको वो ज़्यादा एग्रेसिव लगे? उन्होंने कोई टफ टाइम दिया शहबाज शरीफ को? कितना टफ टाइम दिया? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत टफ टाइम दिया उन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत को। बस चीजों में कुछ रुकावटें पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन चीजें फिर भी आहिस्ता आहिस्ता निकाली गई हैं, क्योंकि ना शहबाज शरीफ बाइख्तियार थे, ना अपना आरिफ अलवी साहब कोई बड़े बाइख्तियार आदमी थे। इख्तियारात तो जिनके पास थे सर, रिमोट कंट्रोल तो वो चला रहे थे मेरे भैया, तो जिनका रिमोट कंट्रोल चल रहा था वहीं से फैसले भी हो रहे थे। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ हम गुस्सा आरिफ अलवी साहब पे क्यों निकाल रहे हैं? क्या ममनून हुसैन साहब ने बहुत शानदार किस्म की सदारत की थी? क्या रफीक तारड़ साहब ने बहुत शानदार किस्म की सदारत की थी? क्या उन्होंने अपनी पार्टी के फैसले नहीं माने? क्या वो अपनी पार्टी के तर्जुमान नहीं बने? और खुद आसिफ अली जरदारी तो पार्टी के सरबराह थे भैया, उन्होंने तो वही किया ना जो उनको इंटरेस्ट में लगता था पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम जब एक तजिया करें तो फिर ये भी देखें कि हमारे यहाँ मजमूई तौर पर ये जो सदर का ओहदा है इसको हमने मजाक बना दिया है। हमारे यहाँ जो हमारे सियासी निजाम के अंदर लोग मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या पार्टी के सरबरान हैं, हमने तो पपेट किस्म के सदर बनाने के फैसले किए हुए ना, उसकी सजा भुगत रहे हैं। अभी आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी है, हिंदुस्तान में जरा डिफरेंट सूरत हाल है तो उससे कुछ सीख लें। तो मेरा नहीं मतलब, मैं नहीं समझता कि किसी हम एक के ऊपर तनकीद करें। मैं तो बड़ा मजमूई तौर पर जो सदर का ओहदा है उसको ही हमने जो कंट्रोवर्शियल बना दिया है उसके ऊपर ही मेरा ख्याल है कि मेरा तो उस पर तनकीद है कि हमें इसके मामले में रिविजिटिंग करनी चाहिए। आरिफ अलवी का मैं शुरू में कह चुका हूं, कोई आइडियल दौर नहीं है, कोई मैं कहूँ कि बड़ा शानदार कारनामा अंजाम दिया जैसे माजी में सदूर करते रहे, कुछ इसी किस्म का काम किया है। सिर्फ जो हमें आरिफ अलवी में, तारड़ में या अपना ममनून हुसैन में नजर आया और जरदारी साहब ने 18th अमेंडमेंट करके अपनी नेकनामी में जरूर इजाफा किया, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ओवरऑल तो हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करना। और दूसरी बात है कि जो सदर का ओहदा होता है उससे ये तवक्को रखना कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाएगा। तो भाई जो इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अनडेमोक्रेटिक तरीके से ऑपरेट होता है। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी 30 साल की याराना था, इमरान खान साहब का भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ याराना, नवाज शरीफ भी एस्टैब्लिशमेंट के लाडले, अब तो आसिफ अली जरदारी साहब भी माजी में एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे। तो हमारे यहाँ तो पूरा सियासी निजाम है सर, उसको रिविजिटिंग करने की जरूरत है। हम बिला वजह सियासी तन्हाई में बैठ के सदर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सलमान साहब कत्ते कलाम। अब हम जरा दूसरा रुख देखते हैं, और बिल्कुल लास्ट टाइम पे जब सदर मुमलकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया था कि आएँ और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, तो उन्होंने आने से ही इनकार कर दिया। तो एक तरफ सदर के जो मामलात है वो दूसरी तरफ जो इदारों के सरबराह हैं उनका रवैया भी आप समझते हैं कि उनका रवैया भी इस तरह से नहीं होना चाहिए था? सदर है, मनसब है, हेड ऑफ स्टेट है। अगर ये कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता जी और जवाबदेह मुल्क होता जी, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो अच्छी खासी क्लास होनी चाहिए थी। यानी इस मुल्क का रियासती निजाम का सरबराह अगर उसको तलब करे और वो आने से इनकार कर दे, दुनिया में कभी आपने इस तरह का तमाशा देखा जो तमाशा हम यहाँ पे दिखा रहे हैं? और अगर आपको इलेक्शन की डेट खुद भी देनी थी इलेक्शन कमीशन ने, तो सदर से तो मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं थी। वो इस रियासती निजाम का सरबराह है, उससे आपने मुलाकात से इनकार कर दिया। और किसने आपको कहा कि आप मुलाकात से इनकार करें? इसको भी जरा देखें। और कौन है जो चाहते हैं कि इस मुल्क में भी इलेक्शन ना हो? वो भी आप सब लोगों को पता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हम अफराद के दरमियान जब डिस्कशन करते हैं,
हमें उस निजाम के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए कि जहां निजाम के अंदर जो एरर आ गए हैं, जो ज्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं और हमारे रियासती निजाम को बुरे तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? डॉक्टर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सलमान आबिद साहब जिस मुद्दा उठा रहे हैं कि फर्द के बजाय हमें सिस्टम पे बात करनी चाहिए, हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया कि उसमें जो भी आएगा वो इस तरह के काम करेगा, तो आपकी क्योंकि सियासत पे और पाकिस्तान की हिस्ट्री पे भी बड़ी गहरी नज़र है, आपकी नज़र में कोई ऐसा प्रेसिडेंट आया पाकिस्तान में जो नॉन कंट्रोवर्शियल रहा हो, जो कम कंट्रोवर्शियल रहा हो भला, जिसने अपने मनसब पे कम अज कम तकरारी काम किए हो? सर फजल इलाही चौधरी पहले मुंतखब सदर थे और फजल इलाही चौधरी फौरन 1973 के आइन के बनने के बाद सदर बने। वो पहले सदर थे जिन पे कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं हुई और उन्होंने आइन के मुताबिक काम किया। उसके बाद जितने भी सदूर आए उन पे मुख्तलिफ इल्जाम लगे और हमें आरिफ अलवी साहब से तो इतनी उम्मीद थी कि वो तो तब्दीली के नारे के तहत आए थे ना जी, तो तब्दीली के बाद ज्यादा उम्मीद थी। अब जरा ये देखिए कि सारी फेडरल यूनिवर्सिटियां उनके अंडर में थी और तमाम फेडरल यूनिवर्सिटीज में के अंदर एडहॉक निज़ाम रहा और वाइस चांसलर मुकर्रर नहीं हुए, जो डायरेक्ट उनका अपना इख्तियार था और सिलसिला अब तक मुख्तलिफ फेडरल यूनिवर्सिटीज में नजर आ रहा है और वहाँ तालीम तबाह हो रही है। तो जाहिर है वो सिस्टम का तो हिस्सा थे मगर वो सिस्टम से निकल ना सके और मेरा ख्याल है यही उनकी नाकामी है। वैसे जाती तौर पे तो उन्होंने बहुत से मामला तवज्जो दी, इजलासों में आते थे, यूनिवर्सिटीज की सेनेट को प्रिजाइड करते थे जो पहले सदूर ने नहीं की, मगर वो सिस्टम के असीर है, ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा। तो आप इस बात पे एग्री हैं कि क्योंकि सिस्टम ऐसा है, इसमें फर्द या कोई भी आएगा तो वो ऐसे ही काम करेगा जैसे आरिफ अलवी करते रहे? जब तब्दीली के नाम पे वोट लेंगे तो फिर तब्दीली आनी चाहिए, नहीं आएगी तो फिर तो तनकीद होगी, फिर ये तो नहीं कहा जाएगा ना सारे पहले ऐसे ही थे। तो आप बगैर तब्दीली के नाम पे वोट लेते तो फिर बात दूसरी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैंने सलमान आबिद साहब से भी किया है, आपसे भी ये जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हमारे पास क्योंकि पार्लियामानी निज़ाम है और सदर का जो मनसब है वो सिंबॉलिक ज़्यादा है, उसके पास इतने अख्तियारात नहीं है जो वज़ीर आज़म के पास है, तो यही सेम जो निज़ाम है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में है। वहाँ पे जो सदर आता है वो या तो साइंटिस्ट होता है या प्रोफेसर होता है या फिर टेक्नोक्रेट होता है, तो यहाँ पे ये रिवायत क्यों अब तक क्यों नहीं बन सकी कि हमने एक सियासी पार्टी के, एक अपनी सियासी पार्टी के बंदे को प्रेसिडेंट बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में महारत हासिल की हो, उनको एजाजी तौर पे हम सदर क्यों नहीं बनाते? सर तो बहुत बुनियादी बात है कि तालीम सियासत की तरजीहात में कभी शामिल नहीं रही साइंस और टेक्नोलॉजी। जाहिर है जो लोग तालीम या साइंस से मुताल्लिक होंगे उन्हें अहमियत दी जाएगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम थोड़ी लेंगे यहाँ तनकीद करने वाले कि उन्होंने इस मुल्क में साइंस के लिए क्या किया। तो जाहिर है जो लोग जिन्हें नोबेल प्राइज मिला उन्हें अपने मुल्क से निकाल, तो आप कैसे उन्हें अहम मौजू पर तैनात करेंगे? ये तो बदकिस्मती है कि तालीम और साइंस की तरजीहात में शामिल नहीं। ठीक है, अपना डॉक्टर तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सलमान आबिद साहब, मैं अब दोबारा आपके पास आता हूँ। सर अब आज टेन्योर पूरा होने वाला है और इतलात ये हैं कि सदर ममलकत फिर भी अपना काम जारी रखेंगे। एज ए सदर आप फिर कैसे देख रहे हैं कि जो आने वाले इलेक्शन होंगे, क्या सदर आरिफ अलवी उन पे आपको असरअंदाज होते हुए नज़र आएंगे, और या फिर अगर कोई नताइज 19-20 का फ़र्क आता है तो क्या पीडीएम की हुकूमत, पीडीएम की जमातों को क्या ये जवाब मिलेगा कि सदर असरअंदाज हुए? देखिए आज तो उनकी क्योंकि टेन्योर उनका मुकम्मल हो रहा है जी, अब अगर वो उस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक कि नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता जी, और नए सदर का इंतखाब होगा नई असम्बली के साथ जी। अब मुझे नहीं मालूम कि इलेक्शन कब होंगे, जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त तक तो ये जो है ना सदर के तौर पर जो है अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सदर छुट्टी पे ना चला जाए तो कायम मुकाम सदर नहीं आता। कायम मुकाम सदर चेयरमैन सेनेट उस वक्त बनते हैं जब सदर छुट्टी पर हो। अब यहाँ क्योंकि उनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है तो इसके लिए नई असेंबली का इंतजार करना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि नई असेंबली के इंतजार तक जो है वो सदर का ओहदा खाली रहे, तो इसलिए कानूनी तौर पे तो मुझे लगता है कि आरिफ अलवी साहब उस वक्त तक सदर रहेंगे जब तक कि नई असेंबली नहीं आ जाती, इलेक्टोरल कॉलेज हो और फिर वहां से उनका मुंतखब हो। अगर उनका एस्टेब्लिशमेंट से कोई टकराव नहीं होता और वो धीमे अंदाज से मामलात को चलाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा रुकावट उनको इस मामले में आएगी। अगर वो समझते हैं कि उन्हें ऐसे फैसले करने हैं
या ऐसे फैसले करना चाहते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के या उस वक्त के जो हालात हैं, जो आज के जो हालात हैं उनके बरक्स है, और वो पीटीआई को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर उससे टकराव पैदा होगा। और उसका बेहतरीन तरीका फिर ये है कि वो अपनी पार्टी से अपनी लॉयल्टी शो करते हुए सदर के उहदे से इस्तीफा दे दें, अगर वो देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मुद्दत तो खत्म हो चुकी है, और वो कह दें कि जी मैं कायम मुकाम सदर के तौर पर आगे ऑपरेट नहीं करना चाहता। ये भी गेम उनकी कोर्ट में है। तो फैसला तो अब आरिफ अलवी साहब नहीं करना है कि उन्हें किस तरह से आगे लेके चलना है, लेकिन कानून तो यही कहता है कि जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होगा तो उस वक्त तक ये काम करते रहेंगे। ठीक है। सलमान आबिद साहब आप हमारे साथ ही रही। यासीन आज़ाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। यासीन साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। थैंक यू सर। अच्छा यासीन साहब, अब ज़रा हमें बताइए कि आज सदर मुमलिकत का जो टेन्यूर है वो पूरा होने रात 12 बजे ख़त्म होगा, उसके बाद अगर सदर ये कंटिन्यू रखते हैं तो फिर आईनी पोजीशन क्या होगी सर? क्या वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं? क्या वो ऐसे ही काम कर सकते हैं जैसे अब तक, मतलब आज के दिन तक उनकी पोजीशन है, या उनकी पोजीशन आईनी पोजीशन में फ़र्क होगा? अब सर, आइन के आर्टिकल 41 में सदर पाकिस्तान के मुताल्लिक़ तमाम हल दिया गया है जी सर, और उसका हल यही है कि अगर सदर अपनी मुद्दत पूरी करता है, नई पार्लियामेंट का वजूद में आ जाता है, तो फिर उसके इलेक्शन होंगे। जब तक नया सदर नहीं आ जाता वो कंटिन्यू करेंगे। और अब चूंकि इलेक्शन इस दफ़ा अभी टाइम पे नहीं हो रहे हैं, ज़ाहिर है यह अंदाज़ा नहीं है कि 90 डेज में होते हैं या उससे ज़्यादा लेट होते हैं। तो ऐसी सूरत में सदर अगर जिस तरह के अभी कुछ पहले मेरे दोस्त ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस किया, अगर वही पास है तो उसमें सूरत यही बनती है कि सदर साहब फिर उस मुद्दत को भी पूरी करेंगे जब तक नई पार्लियामेंट का वजूद अमल में नहीं आता जी। और सदर को इलेक्ट करने के लिए जो इलेक्टोरल रोल जब तक मुकम्मल नहीं हो जाता जी सर। लेकिन जिस तरह माजी में सदर साहब का जो रोल लास्ट 3.5 साल में कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाए रखा, और फिर पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाने के बाद जो वक्त खुलसन उन्होंने रोल प्ले किया, या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो मिलिट्री फोर्स के मुताल्लिक जो सूरत सामने आई, अगर वही सूरत रहती है और एस्टेब्लिशमेंट का और उनके दरमियान तल्लुकात अगर बेहतर नहीं रहते तो फिर डिपेंड करता है हालात पे। लेकिन हमारे भी अगर सदर साहब अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद वो ये कहते हैं कि जी मैं मजीद कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मेरी मुद्दत पूरी हो गई है, और वो खुद चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर सेनेट का जो चेयरमैन है वो उस वक्त तक कम सदर हो जाएगा जब तक नए सदर का इंतखाब होकर कोई इलेक्ट नहीं हो जाता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान इन्हीं हालात में ये मजीद 6 महीने कंटिन्यू करेंगे, 6 महीने या 4 महीने जो भी पीरियड है वो आइन से आर्टिकल 41 की रिक्वायरमेंट की यही है कि जब तक नई पार्लियामेंट उसका वजूद नहीं हो जाता, इलेक्टोरल रोल मुकम्मल नहीं हो जाता, नया सदर का इलेक्शन नहीं हो जाता, मौजूदा सदर जो है वो कंटिन्यू करेगा। क्योंकि ये पाकिस्तान के जो हालात हैं आपने देखा होगा कि पंजाब असम्बली में 90 डेज में इलेक्शन होने थे, नहीं हुए, KPK में 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुए। अब जो असम्बलियाँ जो टूटी हैं वो भी आपने देखे हैं, वक्त से पहले जो 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, और हर कानून से तालिब इल्म जो है वो ये कहता है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन एक चीज़ है जिसकी मैं वजाहत कर देना बहुत जरूरी समझता हूँ, मुझे अफसोस ये होता है कि हम इन आर्टिकल्स की बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त है वो आपके सामने की है। फर्स्ट किया अगर ये इलेक्शन 90 डेज में नहीं होते तो फिर क्या होगा? फिर तो यही होगा कि आप ये बता दें कि जो PCI है जी सर, PCI में जो अपना इस मुल्क में मर्दमशुमारी कराना आईनी रिक्वायरमेंट है, मर्दमशुमारी हो जाने के बाद हल्का-बंदियां भी आईनी रिक्वायरमेंट है जी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वक्त से पहले अगर ये चीजें सोच कर लेते तो 90 डेज में इलेक्शन कराना आसान था। अब इलेक्शन कमीशन ने पहले ये कहा कि दिसंबर तक जाके हल्का-बंदियां कंप्लीट होंगी जी, लेकिन तमाम पार्टियों से मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि 30 नवंबर तक हल्का-बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी जी। तो लामाला 30 नवंबर तक अगर हल्का-बंदियां मुकम्मल होती हैं तो मेरे नजदीक ये इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा फरवरी के अंदर, फरवरी से पहले या दूसरे हफ्ते में हो जाना चाहिए। ठीक सर। रह गया मामला सदर पाकिस्तान का, तो डिपेंड करता है हालात में। हमारे लिए अगर वो चाहें तो फौरन आके मेरी मुद्दत मुकम्मल होकर जा सकते हैं,
लेकिन अगर वो कंटिन्यू करने चाहते हैं तो जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं हो जाता सदर पाकिस्तान रहेंगे। ठीक है। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कितने जो कंट्रोवर्शियल फैसले सदर आरिफ अलवी साहब ने किए हैं, जिनका बड़ा जिक्र किया सलमान आबिद साहब ने और डॉक्टर तौसीफ साहब ने भी। एक फैसला ऐसा था जो हैरान कुन भी था और उस वक्त के आईनी माहिर कह रहे थे कि सदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो था कि जब पीटीआई चेयरमैन ने उनको एडवाइस की थी कि आप असेंबलियाँ तहलील कर दें जब नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो कामयाब हो रही थी। तो आपको लगता है कि सदर आरिफ अलवी साहब जब अपने मनसब पे नहीं होंगे तो ये चार्ज एक उन पे चलेगी, ये केस चलेगा कि उन्होंने उस वक्त जो है जो फैसला किया वो आइन को मतलब आइन के बरखिलाफ फैसला किया था, तो आपको लगता है कि ये चार्ज उन पे लगेगी? सर देखें, जहाँ तक चार्ज जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लगाया था आपने जी, सजाए मौत भी हो गई जी, हमने क्या कर लिया? मुश्किल हमारी ये है कि हम सब कुछ करते हैं, आर्टिकल 6 बना ही इसीलिए था। सदर पाकिस्तान जो उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ थे जिनके खिलाफ प्रोसीडिंग हुई, उनकी मौत भी जाके बाहर के मुल्क में हुई है, ये आपके सामने की बात है जी। तो हमारे यहाँ हर आदमी हवाला देता है आर्टिकल 6 का। आर्टिकल 6 के मुताबिक कार्रवाई तो तभी होती है जब कोई आइन को तोड़े जी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने आइन को तोड़ा था, लेकिन आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का क्या हुआ कि एक ट्रिब्यूनल ने बाकायदा उनको सजाए मौत दी, दूसरी बेंच बनाई गई लोअर हाई कोर्ट में जी, और लोअर हाई कोर्ट ने उठा के ये डिक्लेयर कर दिया कि वो जो ट्रिब्यूनल बना था जिसने जनरल परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी है वो ट्रिब्यूनल ही गैर कानूनी था, उसको किसी ने नहीं पूछा। तो हमारे मुल्क में तो तमाशा बना हुआ है बहुत सारी चीजों का। ठीक एम्पैरिटी से सदर पाकिस्तान हो या वक्तन फक्तन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आ रहे हैं उसमें इख्लाफ राय नहीं है क्या? मेरे नजदीक जो आइन के आर्टिकल 63A की वजाहत की गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक जी कि 25 वोट काउंट नहीं होंगे, मेरे नजदीक वो आइन के आर्टिकल 63A के खिलाफ है। हम बार बार कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, फिर फुल कोर्ट बैठाएं, मामला को तय करें। तो हमारे यहाँ तो इदारे अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, कानून और आइन के मुताबिक इदारे चल ही नहीं रहे सर। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? मुझे अफसोस है इस बात का है कि हम कानून और आइन की बात करते हैं लेकिन हमारे आईनी इदारे कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलते, बाकी के मुताबिक मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक, ये सूरत हाल मेरे नजदीक कोई अच्छी नहीं है। हमने पाकिस्तान को एक तमाशा बनाया हुआ है जी। जनरल हमारे प्रेसिडेंट साहब ने 3.5 साल के दौर हुकूमत में जो कुछ इमरान खान ने कहा वही उन्होंने किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाकायदे खोले रखी। उसके बाद जिस तरह आपके केस के हवाला दे रहे हैं, क्या सदर पाकिस्तान इस पोजीशन में थे कि इमरान खान की मर्जी के बगैर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? मेरे नजदीक नहीं। तो अब भी जो सूरत हाल है, अभी सदर साहब ने कहा जी मैं इलेक्शन की डेट देने का मिजाज हूँ जी, तो आप सदर से पूछे ना आप खामोश क्यों बैठे हुए देना अगर आपका आइन इजाज़त देता है तो ये एक अजीब सा तमाशा बना हुआ है और तमाशा देखते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक। सलमान आबिद साहब, आपको लगता है कि जो कंट्रोवर्शियल फैसले किए हैं आरिफ अलवी साहब ने उनको कल परसों या आने वाले दिनों में चैलेंज किया जा सकता है? नहीं सर, हमने पहले माजी में कितने फैसले चैलेंज कर लिए हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है। बस ये आरिफ अलवी साहब जो है जब अगर जाएंगे तो जो उन्होंने फैसले किए अच्छे या बुरे वो उनके तौर पे याद रखे जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा बुरान होगा, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि बुनियादी तौर पे भी यासीन आजाद साहब ने भी ये बात की है कि हमारे यहाँ जो भी सदर आएगा ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो उसी डोमेन में काम करता है जहां पार्टी का सरबराह उसको लेके चलना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी भी लिमिटेशन होती है, चाहे वो कितना भी अच्छा बंदा क्यों ना हो, उसको अपनी पार्टी को भी खुश करना होता है। तो इसलिए ये मामला आगे क्या जाएंगे। और दूसरी बात यह कि जो भी आपने कहा ना कि असेंबली तोड़ने की बात, असूली तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर सदर असेंबली तोड़ने का पाबंद होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जी अगर प्राइम मिनिस्टर सदर को एडवाइस करे कि आप असेंबली तोड़ दें और सदर असेंबली तोड़ने को आप हमसे बेहतर कानून जानते हैं। अगर प्रेसिडेंट के अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाए या नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो असेंबली सेक्रेटरीट में आ जाए तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं कर सकते। सर यासीन आजाद साहब बेहतर समझा सकते हैं हमें, आप भी बेहतर समझा सकते हैं। मेरा ख्याल है ये मामला था उस थी वो वक्त से पहले आई थी या वक्त के बाद आई थी, अभी ये डिबेट्स है ना। लेकिन बहरहाल मैंने तो पहले आपको कह दिया कि आरिफ अलवी साहब का जो दौर है उसको कोई, मैं तो मिसाली दौर नहीं कहता, मैं तो पहले बता चुका हूँ। मैंने बाकी सदूर के बारे में भी बात कर दी है, हम सिर्फ सदर आरिफ अलवी का एनालिसिस कर रहे हैं। हमने तो इस ओहदे के साथ जो जुल्म किया है उसका भी एनालिसिस करने की जरूरत है। सलमान आबिद साहब बिल्कुल मुख्तसर से बताइएगा कि हमारी पार्लियामानी तारीख में
आरिफ अलवी साहब को किस तरह याद किया जाएगा सर? जैसे रफीक तारड़ को याद किया जाएगा, जैसे ममनून हुसैन को याद किया जाएगा, जैसे बाकी सदूर को याद किया जाएगा। बस एक अच्छा डेमोक्रेटिक रोल तो उन्होंने नहीं प्ले किया। और जैसे मैंने आपको कह दिया कि वो उनकी लिमिटेशन है भाई, हम उसको समझने की कोशिश करें ना। हमने मिसाल के तौर पे, अब आप मुझे बताइए ना, आप रफीक तारड़ के दौर को कैसे याद करते हैं, ममनून हुसैन के दौर को कैसे याद करते हैं, आसिफ अली जरदारी के अंदर से 18वीं तरमीम निकाल दें, बाकी क्या याद रह जाता है आपके पास? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम बुनियादी बात ये करें कि सदर का ओहदा जो है उसका तकद्दुस जो है वो गैर जानिबदाराना होना चाहिए। उसको जब सियासी वर्कर के तौर पे लाया जाएगा तो यही मसाइल होंगे जो आरिफ अलवी साहब को भी पेश आए और बाकी को भी आते रहे। यासीन आज़ाद साहब, पाकिस्तानी पार्लियामेंटी तारीख में आरिफ अलवी के 5 साल को कैसे याद किया जाएगा सर? सर जहाँ तक माजी सर, जिस तरह अभी उन्होंने कहा, माजी में जितने भी हमारे सदूर गुजरे हैं जी, उन सदूर में तो जनरल परवेज मुशर्रफ भी सदर रहा है जी, वो डिक्टेटर की हैसियत से रहा, इनको अलग करके भेजा गया। तो ये बात तो हकीकत है कि जब कोई आदमी पार्टी के बेसिस पे सदर इलेक्ट होके आता है तो पार्टी पाकिस्तान का सदर बनने के बाद उसको फौरी तौर पर गैर जनमतदाराना तौर पे पार्टी एफिलिएशन को खत्म कर देना चाहिए, फिर उसको पाकिस्तान का सदर बन जाना चाहिए। ठीक। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही कहा मेरे फाजिल दोस्त ने कि ऐसी सूरत हाल में जो मामला हैं वो गड़बड़ की तरफ जाते हैं। अब रह गया सदर अलवी साहब को याद करने का, तो अलवी साहब ने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में कोई एक ढंग का काम किया तो मुझे बता दें जिसको हम याद रख सकते हैं कि उन्होंने ये काम बड़ा जबरदस्त किया। और जितने ऑर्डिनेंस इमरान खान साहब के दौर में अलवी साहब ने इश्यू किए हैं, माजी में ममनून हुसैन ने भी इतने ऑर्डिनेंस नहीं जारी किए होंगे जितना इन्होंने किए जी। ममनून हुसैन साहब की बसाल दी गई, लेकिन ममनून हुसैन साहब ने 5 साल पूरे किए, बड़ा गैर जानबदार तरीके से चले और उनको प्रेसिडेंट ने किसी बात पर, प्राइम मिनिस्टर ने किसी बात पे कंपेयर नहीं किया। उन्होंने अपनी जिंदगी बड़ी खामोशी से पूरी की। तो उनके मुतालिक ये नहीं कर सकते कि उन्होंने पार्टी के कहने पे ऑर्डिनेंस जारी किए। ठीक। तो हमारे यहाँ अलवी साहब के मुतालिक मैं तो उनको पाकिस्तान का सदर मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नजदीक उनकी सूरत जो थी वो एक पार्टी वर्कर की रही है, सदर पाकिस्तान की नहीं रही है। इन हालात में खुद फैसला करेंगे, इसका फैसला तो मैं पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम पे छोड़ देता हूँ सर। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, सलमान आबिद साहब, डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब, आप तीनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम तफसीली तौर पर सदर आरिफ अलवी जाए के 5 साल गुजरिया कीअं गुजरिया, कहिड़ा तकरारी फ़ैसिला उनके कहिड़ा बहितर फ़ैसिला उनके तारीख़ उनके कीअं यादि कंदी, अवां तफ़सीली ॿुधो ऐं असां बि आवाम ते छॾियूं था पिया ऐं तारीख़ ते छॾियूं था पिया त आरिफ अलवी जा 5 साल तारीख़ हुनखे कीअं यादि कंदी, त तारीख़ ॿुधाईंदी। हिते प्रोग्राम जे वक़्त में पूरा नी थो पहुचो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।